4,398 days मोदी अनस्टॉपेबल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर जारी है। यह हकीकत है, यह सच्चाई है और वक्त के साथ रिश्ता ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना हो। इस दौर में जो बदलाव हुए, उन्होंने जहां भविष्य की मजबूत नींव रखी, आम से लेकर खास लोगों तक ने इस मजबूत बुनियाद को पढ़ते देखा। मोदी विजन, मोदी रणनीति, मोदी की देश को लेकर सोच। पिछले 12 साल से पल पल देश की तस्वीर बदल रही है। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने अपने खास कार्यक्रम द जेसी शो में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो भविष्यवाणियां की, वो सही साबित हुई हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, द पीपल्स लीडर थ्रू द आईज ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। हमने जेसी शो की हेडलाइन रखी है, मोदी है तो मुमकिन है मोदी सोनार बांग्ला। आखिर बंगाल को वापस से सोनार बांग्ला में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी का प्लान क्या होगा? 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय जो देश में चला था, उस समय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कविता लिखी थी, आमार सोनार बंगला। और उस सपने को आज नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है और अब मैं उस सपने को साकार करूंगा। सचमुच बंगाल के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है, भाजपा के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था भाजपा का, वो भी पूरा हुआ है। पूरी आरएसएस, पूरा भाजपा कैडर आज नरेंद्र मोदी पे गौरवान्वित है कि इस प्रतीक्षित सपने को राम मंदिर के सपने की तरह उन्होंने पूरा कर दिखाया है। जहाँ तक सोनार बंगला के प्लान का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी टोटल चेंज जिसे कहते हैं, गेम चेंजर प्रूव होंगे बंगाल के लिए। और आने वाले कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि बंगाल सचमुच एक टूटे हुए बंगाल की ओर से कैसे एक सोनार बंगला जैसे बंगाल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ टू बी सीन इन कमिंग फ्यू ईयर्स। सर, जब बंगाल में चुनाव होने वाले थे तो शुरुआत में जो ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स आए थे वो ये दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी की वापसी होगी। लेकिन आपने 28 दिन पहले 6 अप्रैल को जेसी शो हुआ, फिर दोबारा जब जेसी शो 18 अप्रैल को हुआ तो आपने 2 टूक भविष्यवाणी की कि इस बार भगवा फहराएगा। यह आपको पूर्वानुमान कैसे हुआ सर? इसे कहते हैं डेस्टिनी, इंट्यूशन हुआ और कह दिया। और फिर क्या है कि 15 साल से 32 अखबार रोज़ पढ़ रहे हैं, तो फीडबैक एनालिसिस तो सारा आता है और मन से एक आवाज़ निकली कि ऐसा होने वाला है, तो हो गया। और वाकई आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में शायद यही एक ऐसा प्रेडिक्शन था जो हुआ और जिसमें हमने कहा था कि भाजपा जो है कैलकाटा के एंट्री पोस्ट पे खड़ी है। और फिर साफ साफ कह दिया उसके बाद में कि कोलकाता में जो है वो भगवा लहराने जा रहा है। तो ये सब दर्शकों का और आपका सहयोग है। इसी तरह आपको स्मरण होगा कि 2024 के वक्त मतगणना से 10 दिन पहले ही कह दिया गया था कि मेजॉरिटी और नो मेजॉरिटी, मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और फिर वही हुआ। अमित शाह के लिए कहा गया था, इफ़ देर इज़ नो अमित शाह देर इज़ नो एनडीए, अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अनदर 5 ईयर्स। और वो भी सच हुआ। सब दर्शकों का आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही एक प्रेडिक्शन और आज 3 साल पहले, जिसे कहते हैं, यू विल अगेन सी नरेंद्र मोदी इन 2029 एज द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मार्क माई वर्ड्स। सर, कोलकाता चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटी सी दुकान पे झालमुड़ी खरीद के खाई। वो छोटी सी घटना है सर, लेकिन इतनी वायरल कैसे हो गई? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जिस मिट्टी को हाथ लगाते हैं मिट्टी सोना बन जाती है। आज संसार के सबसे बड़े ब्रांडिंग मैन हैं, कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं जिसे कहते हैं। और झालमुड़ी क्या खाई, पूरे कलकत्ता में झालमुड़ी तूफान आ गया। दुकानों में झालमुड़ी का स्टॉक ही गायब हो गया, इतने लोग खाने चले गए वहाँ पे। दैट वे जो है फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन लोगों ने उसको लाइक किया। बियॉन्ड ए पॉइंट सारे देश में एक तूफान आ गया। झालमुड़ी जो है तो है, उनको कुदरत का वरदान है। उनको वो जिस चीज़ को छूते हैं वो चीज़ आसमान में चली जाती है। और यहाँ तक बात है कि अब अपन देखिए, अपन जो जेसी शो करते हैं, जब भी जेसी शो करते हैं तो अपन अपने उत्साह में लड्डू कचौरी बांटते हैं। हमारा पुराना शौक़ है सबका, 15 साल से सब लोग साथ हैं, करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि अनु ने कहा, पता नहीं पूर्णिमा ने किसने कहा कि हम झालमुड़ी खाएंगे इस बार। तो अब देखिए नीचे आज लड्डू कचौरी जगह झालमुड़ी हो रही है। अब कहाँ 1000-1200 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कैलकाटा और कहाँ नोएडा,
लेकिन नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी ट्रेवल कर रही है, तो सक्सेस है। उनको ईश्वर का वरदान है, वो जिस चीज़ को छुएंगे चीज़ ब्रांड बन जाएगी। चाहे वो बिहार का मखाना हो, चाहे झालमुड़ी हो, चाहे कुछ और, वो चाय की पत्तियाँ चुनने जाएंगे, चाय की पत्ती हो, एनीथिंग। सर, क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी की आपने की, तो उन्होंने खुद ने भी बंगाल के चुनावी सभाओं में बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था कि जब मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह भाजपा के, तो मैं वापस लौट के आऊँगा। उसे कैसे देखते हैं? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, अपने कर्म पे विश्वास, अपना विजनरी तो है ही वो, और कितने भरोसे के साथ कह के गए थे। इसे बहुत से लोगों ने उसी दिन कह दिया था कि मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो निश्चित तौर पे कोई न कोई आकलन उनके पास रहा होगा जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है, और जो कहा वो सच निकला। जिसे कहते हैं जो वादा किया था जनता के साथ, देश की जनता के साथ, उस वादे को, जो बंगाल की जनता के साथ वादा किया था, उस वादे को उन्होंने पूरा किया। और सच पूछा जाए तो एक प्रकार से ये नरेंद्र मोदी की पर्सनल पॉलिटिकल विक्ट्री है, जिसमें उनका विज़न और उनकी जो क्लियर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका अपना एक स्थान है। इसलिए पूरे संसार के मीडिया में, यहाँ तक कि युद्धग्रस्त जो मिडिल ईस्ट का मीडिया है, लंदन और न्यूयॉर्क तक के मीडिया में जो है नरेंद्र मोदी की इस भगवा जीत का जो है ना बाकायदा जिक्र हो रहा है। सर, उस दिन जीत के दिन बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल के जनमानस के अनुरूप उन्हें बंगाली वेशभूषा में हमने देखा। आखिर उन्हें देता कौन है इस तरीके के आइडियाज? देखो, वो तो भी ऑल इन वन है। कोई पीएमओ का आदमी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, कोई एड एजेंसी नहीं पहुंच सकती, कोई स्टाइलिश नहीं पहुंच सकते, कोई डिज़ाइनर नहीं पहुंच सकते। नरेंद्र मोदी खुद ही आइडिया लाते हैं। आई थिंक ड्रेस भी खुद ही डिज़ाइन करते होंगे। इतनी ड्रेसेस वो बदलते हैं, देख के डिज़ाइन करते होंगे, तो शौक है। और ईश्वर ने ऐसा उनको बॉडी दी है कि हर ड्रेस उनको सूट करती है। आप देखिए, कुछ लोगों ने पहले आपत्ति की थी, उनका मैं वही पहनूंगा जो मेरी बदन को सूट करता है, जो किया उन्होंने। तो वाकई कहना चाहिए कि नाउ ही इज़ ए मास्टर माइंड है, कहो कि सुपर जो है ना स्टाइलिश कहिए या ड्रेस डिज़ाइनर कहिए, वो करते हैं। और देख कितना बाबू मोशाई के मुद्रा में किस तरह से आए वहाँ, और वो हर चीज़ ब्रांड बन जाती है। अब आप देख लेना बाजार के अंदर वो धोतियाँ मिलना कम हो जाएंगी। वो जो उन्होंने पहनी है बंगाली धोती होती है, उसकी मांग बढ़ जाएगी एकदम से। और बहुत से पॉलिटिशियन, घर भाजपा के लोग तो नहीं पहनेंगे, सोचेंगे हम कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पॉपुलर हो जाएगी धोती इस तरह की जो है। तो ये है उनका एक अंदाज है अपना, गुड मूव। सर, तो क्या फिर इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहे और उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स में इतनी भीड़ आई, कैसे देखते हैं सर आप? ऑफ कोर्स, वो तो पूरे देश में भाजपा का चेहरा है। सारे चुनाव भाजपा सरकार उनके चेहरे पे जीतती हैं। देन बंगाल इज आल्सो नो एक्सेप्शन, उनके चेहरे पे है। 20-22 उन्होंने रैलीज करी, जितना ज़बरदस्त क्राउड आया। पिछले 10 दिनों में सारा माहौल चेंज हुआ, आपने देखा है। तो निश्चित तौर पे है कि ये चुनाव भी उनके चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पर, अमित शाह के हार्ड वर्क पर, अमित शाह की स्ट्रेटजी पर जो है ना ये चुनाव लड़ा गया, और चुनाव लड़ा गया और चुनाव सक्सेस है। 22 जनवरी की तारीख हमने देखी और 142 करोड़ हिंदुओं का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और मंदिर पूरा हो चुका। सबसे पहले इस ऐतिहासिक क्षण को आप कैसे देखते और समझते हैं? यह सच है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा से 142 करोड़ हिंदुओं का, देशवासियों का दिल जीत लिया है। ये लोग नरेंद्र मोदी को सारा जीवन और कई सदियों तक नहीं भुला पाएंगे। और सच पूछा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इन ए सिंगल डे मोदी हैज़ बिकम ए ग्लोबल लीडर ऑफ ऑल हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। और दूसरे शब्दों में अगर इतिहास को मैं देखूं तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारत दोनों के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। यह प्राण प्रतिष्ठा जो है एक नए राष्ट्र का उदय, जिसे हम कहते हैं, एक राष्ट्र की आस्था का नया सूर्योदय जिसे, और दूसरे रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक अलग ढंग से हुई है। मोदी की प्रतिष्ठा के साथ साथ राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह राष्ट्र के उठ खड़े होने का एक ऐसा क्षण है, एक चमत्कारी क्षण है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि राष्ट्र आज नरेंद्र मोदी पे गर्व कर सकता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसको देखें आगे चल कर के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा घटनाक्रम हुआ है, ये इतना ऐतिहासिक है जिसका सदियों से भारतवासियों को इंतज़ार था। वो लोगों की आकांक्षा, वो अभिलाषा पूरी हुई है। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है जिसे सदियों तक याद किया जाता रहेगा। सर, आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और एक नया अवतार धारण कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरह हम उनको देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के अंदर वो जप रहे हैं, तप रहे हैं, संकल्प में लीन है,
क्या किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि वो अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्म गुरु, धर्म गुरु, दार्शनिक बन जाए? देखो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो एक्सेप्शनल, लेकिन संभावना रहती है। कारण क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि वो सबको छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं। पहले 3 साल के लिए पहाड़ पे चले गए थे। आप देखते हैं उनका मन एक्चुअली में केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर उज्जैन में, महाकाल में, इन सब में, काशी कॉरिडोर में, इन सब में बसता। और देखिए राम में वहाँ बस गए हैं जाके जो है। तो बेसिकली क्या, वो साधु हैं, बेसिकली फ़कीर है। उनको मोह नहीं है सत्ता का। सत्ता कहते हैं मेरे लिए राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है, जनता की सेवा का एक माध्यम है। तो अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन जिस दिन ये राम भक्ति उनको प्रिवेल कर गई, और प्रिवेल कर गई जिसे कहते हैं, या डोमिनेट कर गई, वैसा फैसला भी ले सकते हैं। एक दिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग वो बुला सकते हैं अमित शाह को, पीके अमित शाह को, और कह सकते हैं भी मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने मत आना, और चल देंगे झोला उठा करके वहाँ से जो है। इनकार नहीं कर सकते। और फिर आप लोक कथाएँ सुनेंगे जो आज सुभाष चंद्र बोस के लिए सुनते हैं ना। कलकत्ता में आदमी कहता है कल मेरे को व्यक्ति दिखा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा था। फिर बिहार से एक व्यक्ति कहता है वो व्यक्ति दिखा वैसा था। अगर नरेंद्र मोदी चले गए तो सारा राष्ट्र उनको ढूंढेगा, और फिर लोक कथाएँ आएंगी। कोई आदमी बंगाल से कहेगा, कोई बिहार से कहेगा, कोई राजस्थान से कहेगा, एक व्यक्ति दिखा मुझे कल मंदिर में, वो नरेंद्र मोदी जैसा था। तो लोक कथाएँ ये चलेंगी इस तरह की। तो मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता। और दूसरा क्या होगा, ये तो एक संभावना है जीवन में, केवल 1% की संभावना है इस बात की। और दूसरा इसका पहलू ये है, वो चक्रवर्ती सम्राट के मोड में आ गए हैं। इसमें आप देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट की तरह 100 साल राज करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं 2047 का मेरा विजन लागू करना है मुझे। क्या पता ईश्वर के नियति में ये लिखा है कि 2047 से नरेंद्र मोदी 100 वर्ष के होकर इस देश को मार्गदर्शन दें, लीडरशिप दें और अपने विजन को लागू करें। लेकिन जो संभावना आपने बताई है उसका 1% हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ। सर, भाव भंगिमा, वेशभूषा का जिक्र हो रहा है, तो आलोचक तो ये कह रहे हैं कि साउथ में मंदिरों में जिस तरीके से भाव भंगिमा, वेशभूषा की जिक्र है, वो एक रोल प्ले है बस वोटों के लिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोल प्ले लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, पब्लिक कॉन्टैक्ट है। मैं इसको रोल प्ले नहीं मानता। वो जिस जनता में जाते हैं वो चाहते हैं कि लोग मुझे समझें, आई एम वन ऑफ देम, मैं वैसा हूँ। आप देखिए उनके विजुअल्स, आप देखिए वहाँ के मंदिर में जैसे उसी रूप के अंदर हैं। आप देखिए सामने जो पुजारी हैं, जो जनता है उस प्रदेश की, वो स्वयं को अपने आप से कनेक्ट महसूस करती है कि देखो हमारे साथ खड़े हैं। उस वर्ग को जीते हैं, वो उस रोल को जीते हैं, उस खान पान को जीते हैं। आप देखिए, अब जहाँ वो आप देखिए विजुअल्स में वो नदी समुद्र में जा रहे हैं, क्या डुबकी लगाई है उन्होंने, देखिए। आप कह सकते हैं रोल प्ले है, लेकिन वो काम को इतने परफेक्शन से करते हैं। डुबकी उन्होंने झुक के नहीं लगाई। मैं अगर होता तो मैं झुकता करता, सिर करता उसमें जाए। वो खड़े खड़े बैठ के समुद्र में, जैसे एक 7 व्यक्ति बैठता है, जो हर काम में परफेक्शन है उनका। तो ये सब करके उन्होंने साउथ के लोगों को जोड़ा अपने साथ में। अब आप देखिए साधु सन्यासी की मुद्रा में साउथ के एक मंदिर में वो निकल रहे हैं यहाँ से जो है, तो वो अद्भुत हैं इस मामले में। तो ये जिसे कहते हैं रोल प्ले नहीं है, उस संस्था को, उस शहर को, उस शहर के लोगों को वेशभूषा से जोड़ के अपने आप को ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, पब्लिक कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं। अब मंदिरों में आप देखिए किस तरह से हो, और यहाँ देखिए कैसी साक्षात वो कर रहे हैं। तो परफेक्शन है उनका, ये रोल प्ले नहीं है। उस आत्मा को, उस बात को जीना चाहते हैं परफेक्टली। तो रोल प्ले नहीं है, ये उस रोल को एक्चुअल में जीना चाहते हैं उस पल के, और पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक कॉन्टैक्ट के लिए इसको जीना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और वहां पर धर्म ध्वजा उनकी तरफ से लहराई गई, और ऐसे में राम मंदिर का निर्माण भी संपूर्ण हुआ, और साथ ही संपूर्ण हुआ नरेंद्र मोदी का वचन भी। इस पर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी का कहना सही है कि धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का एक ध्वज है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष है। कई वर्ष पूर्व जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का वचन लिया था, प्रण लिया था, यज्ञ किया था, यह समारोह उसकी एक पूर्ण आहुति है। नरेंद्र मोदी जिस भाव विभोर भंगिमा के साथ मोहन भागवत और योगी के साथ ध्वज को ऊपर चढ़ता हुआ देख रहे थे, तो उस समय ऐसा लगा कि भगवान राम की आत्मा का इनमें वास हो गया है। और एक प्रकार से समारोह का आभा मंडल ऐसा था, नरेंद्र मोदी का आभा मंडल ऐसा था, ये लगा कि भगवान राम खुद उन्हें आशीर्वाद देकर उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास का एक पन्ना बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। समारोह के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने, एक कोई टैक्सी ड्राइवर था, मुझे किसी ने बताया, उसने ये वहाँ पे ये कमेंट किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा नरेंद्र मोदी का यहाँ नाम रहेगा। इसी प्रकार से एक दूसरी टिप्पणी ये आई वहाँ से, जिस प्रकार से सारे संसार के कण कण में राम हैं, उसी तरह से भारत के कण कण में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं।
तो क्या है कि विद दिस सिंगल इमोशनल स्पीच Narendra Modi once again has become the hero of the nation and has won the heart and soul of 140 करोड़ इंडियन माइंड्स। शुरू से ही मेरा मानना रहा है कि नरेंद्र मोदी मूलतः एक साधु, एक संत, एक फ़कीर, एक आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु रहे हैं। और इस बार ऐसा लगता है कि भगवान राम ने उन्हें जो काम सौंप के यहाँ भेजा था, पहले कह चुके हैं कि शायद इस काम के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो श्री राम ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। आज सारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है, भाव विभोर है। इस समारोह की झलकियाँ टीवी चैनल्स पर देखकर सारा देश रोमांचित था और सारे देश की ज़ुबान पे एक ही नाम था और वो नाम था नरेंद्र मोदी का। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी और सरकार में एक कांच का बर्तन है मोदी, इसे अच्छे से रखिए वरना एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं पाएगा। आखिर क्यों कहते हैं लोग ऐसा? क्या आरएसएस और बीजेपी में कोई परेशानी है? वेल सेट, आपने सारी बात को समाप्त कर दिया। मैं भी इस बात को ये कहता हूँ कि उन्हें इरिटेट मत करो छोटी छोटी बातों से। और कोई डिफरेंसेस हैं, आपने फ्री हैंड दिया हुआ है उनको, फ्री हैंड चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए। नरेंद्र मोदी हमेशा तभी इतना कर पाए हैं कि उनको फ्री हैंड था, उनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री हैंड था, सहयोगियों का फ्री हैंड था, चीफ मिनिस्टर्स का भी एक कमिटमेंट था, उनके साथ आस्था थी उनकी, तभी वो इतना कर पाए हैं। और वो क्या है कि अपनी किस्म के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। किसी दिन इरिटेट हो गए तो झोला लेके चले जाएंगे हिमाचल में वापस। वो तो अध्यात्मवाद के मूड में रहते हैं। पहले एक बार चले गए थे 3 साल पहाड़ों में। वो तो फ़कीर हैं बाई नेचर। मैंने पहले भी एक बार कहा था सुबह 4 बजे चले जाएंगे, अमित शाह को राजकाज सौंप के मैं जा रहा हूँ, ढूंढना मत। और हिमाचल में चले जाएंगे, जो है कहीं और पहाड़ में चले जाएंगे। वो तो सचमुच में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो बाई चांस ईश्वर ने उन्हें दायित्व सौंपा है शासन करने का, देश को चलाने का, चला रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत रुचि मैं नहीं समझता वो शासन चलाने में उस तरह की। ठीक है, जिम्मेदारी भगवान ने दी है, मैंडेट दिया है, नीति ने कहा तो मैं चलाऊँगा इसको अच्छे से, जो है। इसलिए बार बार ये कहता हूँ, इरिटेट मत करो उनको। एक दिन चले गए तो फिर तुम यही कहोगे जैसे मैंने कहा राम लौटे, फिर कहोगे नंद, फिर उनको ऐसे ही देखेंगे लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस को ढूंढा करते हैं। फिर कभी खबर आएगी, फिर पूर्णिमा कहेगी कि सर आज खबर आई है कलकत्ता में नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति दिखा मुझे, सारे राष्ट्र में जिज्ञासा हो, फिर लोग ढूंढने जाएंगे उसको। तो भाई ऐसे हालात मत करो। एक राष्ट्र का नेतृत्व है, उसको नमस्कार करो, उसको नैतिक समर्थन दो और उसको आगे बढ़ाओ। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ दैम, लेकिन जो वास्तविकता है इंडिपेंडेंट, आज क्यों विपक्ष तो देखो बड़ा मुश्किल है सरकार का चलाना करना, जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे जा कर के। तो इसमें यही है, कांच का बर्तन मैं मान लेता हूँ। गुड सेंटेंस यू एक्सरसाइज्ड, थैंक यू। आर्मी में मोदी इतने लोकप्रिय कैसे हैं? हाँ, ये मैंने भी कई बार सोचा और कई बार मुझे ऐसा लगा कि अब इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, इनका नाम जनरल मोदी है। जनरल नरेंद्र मोदी। वो आर्मी के ड्रेस में इतने सूट करते हैं, इतने सूट करते हैं कि मुझे लगा कि दूसरे देशों में 30-30 वर्ष तक जो शासन करते हैं ना, पॉपुलर मिलिट्री मैन जो शासन करते हैं जिस तरह से, वो रूप मुझे उनका उसमें दिखाई दिया एक दर्शक के नाते। आप देखिए, और इतने खूबसूरत लग रहे थे उस ड्रेस के अंदर, ऐसा लगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ दोनों यही हैं एक तरह से, जो है। तो आर्मी में उनके फिदा हैं लोग, उनके यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। अब आदित्य क्या मुस्कुरा रही है, मेरी बात के अर्थ निकालेंगे तो मेरी बात के अर्थ नहीं निकालो 30 साल वाले, ठीक है ना। मैंने तो एक बात का भाव कहा है आपसे कि इतने सुंदर लगते हैं उस ड्रेस के अंदर। मैं छापता हूँ फर्स्ट इंडिया में, देखता हूँ फोटो के अंदर, वो लगता है असली चीफ तो यही हैं, वो नकली हैं बाकी सब। वो ड्रेस इनको सूट करती है ज़्यादा। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं वो ड्रेस पहनूंगा मेरे बदन को सूट करती है जो। तो आर्मी की ड्रेस कितनी सूट करती है आप देखिए ना, हरे रंग की ड्रेस में कितना किस तरह से है। और हर होली दिवाली हर जगह पहुँच जाते हैं वो वहाँ पर, जो है। तो दैट वे पॉपुलर हैं। और अभी देखिए एक जनरल का मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे किसी ने भेजा, जो है, उसने कहा कि वी हैड एवरीथिंग इन दिस कंट्री, मनी, रिसोर्सेज, स्किल्स, बट वी नेवर हैड ए करेजियस लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। ये है आर्मी की फीलिंग। सर, इंडिया टुडे का अभी हाल ही में राजनीतिक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें भी 11 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग आई है। कैसे देखते हैं सर आप इस सर्वे को? एब्सोल्युटली फाइन। दिस सर्वे मैचेज विद द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। आप देखिए, उन्होंने 324 सीटें एनडीए को दी हैं, 208 अपोजिशन को दी हैं। तो क्लियर मेजोरिटी है एनडीए की आज की तारीख में। अगर आज चुनाव हों तो मैं सीटों से ज़्यादा उसकी बात कर रहा हूं कि आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का ग्राफ आज भी इंटैक्ट है, जहां था वहीं का वहीं है। सारे संकटों के बावजूद
देश के मतदाताओं का रुझान, उनका भरोसा, उनका समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ बना हुआ है। अभी लेटेस्ट आप देखिए, अहमदाबाद का ये दृश्य देखिए आप स्क्रीन के ऊपर जो है, नारे जयकारे और ठोस संकल्प। वो अहमदाबाद गए थे, वहाँ क्या अद्भुत रोड शो था, क्या जनता का रेस्पॉन्स था, क्या लोग टूट के पड़ रहे थे, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं जी। तो उनका जो करिश्मा है वो आज भी इंटैक्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और अभी मैंने कहीं पढ़ा कि इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव में गए थे तो कहा गया वहाँ पे कि हम उन लोगों में नहीं हैं। किसी ने कहा कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो नदी के किनारे बैठ के जो है ना कंकर फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। हम उन लोगों में जो नदियों की धारा बदल देते हैं। इस तरह का एटीट्यूड जो है उनके आसपास है, दैट वे जो है, इस तरह का उत्साह है। तो ऑल सेड एंड डन स्टिल भाजपा में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देश के सामने आज मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ये तो कार्यकाल चल ही रहा है, अगले कार्यकाल को कोई चुनौती हो ऐसे लक्षण फ़िलहाल ऐसे कोई दिखाई जैसे कहना चाहिए वो नहीं रहे हैं। और उसी सर्वेक्षण में ये कहा गया है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में, विरासत के रूप में जो व्यक्ति है वो है अमित शाह, दूसरे नंबर पे वहाँ जो है। और अमित शाह के लिए ये बात तय है कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किया है, गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किया है। और ये एक संयोग की बात है कि वो गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक काम सौंपा है, 370 राम मंदिर, वक्फ बिल, इन सबको कराने के प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी के मैंडेट को लागू करवाने का काम उन्हें सौंपा है। वरना उनकी खुद की इच्छा तो संगठन में रहने की है हमेशा से। अभी कभी कभी उन्हें लगता है कि भाई मुझे छोड़ के गृह मंत्री का काम और दक्षिण में चले जाना चाहिए, क्यों भाजपा का स्वर्णिम काल वही होगा जब केरल और तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। उनका मन तो ऐसे हिलौने लेता है। लेकिन नरेंद्र मोदी है ना, छोड़ नहीं सकते। उनका भी गृह मंत्री के रूप में विकल्प नहीं है। आप देखते हैं उनका भी ये मन में होता है कि जो काम उनको दिया जाए, फिर वो ठान लेते हैं कि मुझे तो काम करना है, करके दिखाना है मुझे, कोई भी काम हो, चाहे वक्त बिल पास कराने काम हो, 370 और XYZ जितने काम हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल गवर्नेंस के, वो सारे काम वो करते हैं। इसलिए जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है नरेंद्र मोदी के बाद, वो बात तो अभी दिखाई नहीं देता है 10 साल, ठीक है ना। पार्टी में कोई एक अगर एकेडमिक रूप से देखा जाए नंबर 2 कौन है आज पार्टी के अंदर, तो वो पार्टी में वो दूसरा व्यक्ति अमित शाह है। अभी प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी पिछले दिनों, जब लंबा कार्यकाल पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री ने जाने किस मूड में एक बात कही कि भाई अभी तो शुरुआत है। तो से आदित्य हैरान है, मुझसे पूछती से क्या मतलब है। मैंने कहा अब इसको देखो, डिकोड करना पड़ेगा इसको कि क्या और जिम्मेदारी उनके मन में उनके प्रति है, या क्या लंबा उनका जीवन कैसा देखना चाहते हैं वो, एक तरह से जो है क्यों कह रहे हैं अभी तो इसकी शुरुआत है। कुल मिला के एक लीडर के रूप में और उनके एक प्रधान सेनापति के रूप में या ट्रबल शूटर के रूप में अमित शाह की भूमिका अद्भुत है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये जो जोड़ी कहना चाहिए इन्हें वे, हालांकि वो तो हमेशा हनुमान की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक तरह से तो नरेंद्र मोदी के सुपरविजन में अमित शाह का रोल देश में जो है वो इंडिस्पेंसिबल है। चाहे वो सरकार में रहें चाहे पार्टी में रहें, लेकिन मन हिलोरें लेता है आजकल उनका कि मैं वहाँ जाऊँ सारे काम छोड़ के संगठन में और केरल और वहाँ पे भगवा फहराऊँ। लेट्स सी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेआम ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है, कल्पना के परे आतंकवादियों को सजा दी जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। 7 मई को जिस तरीके से आतंकवादी ठिकाने को नस्तेनाबूद किया, आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान नरेंद्र मोदी की इमेज एक बार फिर आयरन मैन की तरह निकल कर आई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आयरन मैन थे, लेकिन जैसे कहते हैं रीब्रश हुई है इस सारे ऑपरेशन में जो है। आयरन मैन माना गया उनको 2 टूक बात के लिए, 2 टूक फैसलों के लिए, 2 टूक निर्णायक लड़ाई के लिए। और आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान को झुकाया और किस तरह से पूरे संसार में एक मैसेज क्लियर दिया है अगेंस्ट टेरर। ये नरेंद्र मोदी का क्लियर मैसेज है। कुल मिला के सेफली हम कह सकते हैं कि उनकी जो आयरन मैन की इमेज थी उसको रीब्रुश हुआ है, वो फिर से उसका नवीनीकरण हुआ है। एंड अगेन वंस अगेन ही स्टैंड्स एज ए आयरन मैन इन दिस कंट्री। सर, चर्चा उनके क्रेज की भी है फिलहाल। इथोपिया और ओमान भी पीछे नहीं हटा, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो विदेशों में ये नरेंद्र मोदी का क्रेज आखिर है क्या एग्जैक्टली? लास्ट टाइम मैंने कहा था कि विदेशों में नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की होड़ सी लगी हुई है। लोग इंतज़ार करते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्र में है, हमारे देश में, हम उनको नागरिक सम्मान दें।
आप देखिए 29 कंट्रीज, 29 ओनर्स एंड 1 पर्सन नरेंद्र मोदी। इमेजिन, आप देखिए। और उसमें भी आश्चर्य की बात क्या है कि 6 गल्फ नेशंस हैं, उसमें से 5 गल्फ नेशंस ने नरेंद्र मोदी को जो है सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो आप ये कह सकते हैं दैट वे जो है कि ही इज़ द ओनली लीडर इन द वर्ल्ड हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय 5 नेशंस आउट ऑफ 6 गल्फ नेशंस। जो है कितनी बड़ी बात है। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री। हमने देशी शो की हेडलाइन रखी है नमो कूटनीति का स्वर्ण युग। आखिर इसके मायने क्या हैं? सचमुच भारत का जो नरेंद्र मोदी युग है, देश की कूटनीति का स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड है। नरेंद्र मोदी has redefined Indian foreign policy according to the requirements of the country। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विदेश नीति में इस स्वर्णिम काल में भारत प्रथम, राष्ट्रहित सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट, ये बेसिक एक तरह से जो गाइडिंग फैक्टर्स हैं इस समय वो रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में प्रेशर या दबाव का कोई स्थान नहीं है। ट्रंप का केस आपके सामने है, आप देखते हैं फाइनली क्या हुआ। भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी के आगे रुकेगा नहीं, और भारत जो है अपने कन्विक्शन, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसके साथ फैसले करेगा। दूसरे देशों के हितों को ध्यान में रख के कम और अपने देश के हित को ध्यान में रख के ज़्यादा फैसले जो है वो भारत करेगा। इसके साथ ही आज नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, डिप्लोमेसी का एक हिस्सा। आप देखिए 29 राष्ट्र जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। सारे संसार में नरेंद्र मोदी की धूम है, क्रेज़ उनसे मिलने का लोगों में। इससे अच्छा स्वर्णिम काल और क्या हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन कंक्लूड 10-11 साल का ये जो एरा है नरेंद्र मोदी का, ये डिप्लोमेसी की दिशा में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत का अब तक का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। सर, चुनावी विजय के अश्वमेध घोड़े पर सवार नरेंद्र मोदी, अब उनका अगला पॉलिटिकल प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है और क्या बचा है सर उनके पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडे में? अब क्या है पिटारे में? आपने बहुत ब्रिलियंट बात कही कि अश्वमेध घोड़े पर सवार है नरेंद्र मोदी। ये सच है और कोई उनके रथ को रोकने वाला देश में विदेश में आज नहीं है। आप देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 18 राज्यों में भाजपा और एलाइज की सरकार है। एनसीआर के 4 राज्यों में आज भाजपा की सरकार है। राम मंदिर बनाने की अभिलाषा पूरी हुई, 370 की पूरी हुई। क्या क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने इस 11 वर्ष के कार्यकाल में, जिसे कहा जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का भविष्य अभी और टू बी वॉच्ड, जिसे कहते हैं। उनके आने वाले 10 वर्ष जो हैं उन पे और निगाह रखी जानी है। और कभी कभी ऐसा लगता है क्या वो एक चक्रवर्ती सम्राट के मुद्रा में हैं और उस रास्ते पर वो देश और विदेश के लिए, भारत के लिए तेज़ी से चल पड़े हैं। एक ज्योतिष ने मुझे कहा कि इस 5 फरवरी से 5 फरवरी 2035 अर्थात 10 साल का समय नरेंद्र मोदी के जीवन का सर्वोत्तम काल होने वाला है। इसका अर्थ ये है कि स्वाभाविक तौर पे वो प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही। उनका ये भी कहना है ज्योतिष का कि 3 साल बाद अपोजिशन फिर से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मोदी को हरा नहीं पाएगा। इसकी पुष्टि एक और ज्योतिष मुंबई में शहर की एक बहुत बड़ी मॉडल हैं जो टैरो ज्योतिष का काम करती हैं। अभी मैंने उस दिन विशाखापट्टनम से एक आर्मी का फंक्शन था, अटेंड करके आ रहा था। तो हैदराबाद एयरपोर्ट से मैंने सुबह 6:30 बजे उसको फ़ोन किया कि टैरो क्या कहता है आपका, टैरो ज्योतिष केजरीवाल के भविष्य के बारे में। तो उसका रिप्लाई आया हार्ट ब्रेक, अर्थात हार और दिल का टूटना। लगे हाथ ही मन में जिज्ञासा हुई। नरेंद्र मोदी चूँकि विक्टर थे इसमें, तो मैंने कहा मोदी जी के आभा मंडल के बारे में क्या कहना है। तो उसने कहा कि कम से कम 10 साल तो ऐसे ही चलेगा और आगे भी जब तक जीवंत हैं वो सत्ता के शीर्ष पे रहेंगे। और उसने कहा कि मैं 10 साल तक की भविष्यवाणी देख सकती हूँ। तो ये आने वाला कल है मोदी का। मतलब आप देखिए ये, और भविष्यवाणी और ज्योतिष को एक पल के लिए छोड़ दीजिए। आज दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती देने वाला है नहीं। आज ओवरऑल सिचुएशन है पॉलिटिकल, कांग्रेस विजा वॉज इंडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। और रही सी कसर थी दिल्ली में एक चुनौती की, एक इरिटेंट था केजरीवाल उनके जीवन में, उनके पॉलिटिकल उसमें सिस्टम में, वो भी हट गया वहाँ से जो है। तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अगले 10 साल नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। और आपने बात की पॉलिटिकल एजेंडा की, तो मेरे ख्याल से अब उनका एक ही एजेंडा बचा है,
विकसित भारत 2047 उनका एक ही एजेंडा है। पॉलिटिकल कह दो, ऑफिशियल कह दो, और पर्सनल एजेंडा जो मैंने कहा, पर्सनल जो है उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। वो तो साधु हैं, वो तो फ़कीर हैं, वो तो सन्यासी हैं। अहमदाबाद में कमरा नहीं रहने के लिए, अभी भी जाते हैं तो राजभवन के कमरे में रुक जाते हैं, वही 10x10 में जो है। तो पर्सनल एजेंडा तो ज़ीरो है, वो पहले बात हो चुकी है। और ऑफिशियल एजेंडा ये है कि उनको विकसित भारत 2047 को पूरा करना है। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि नरेंद्र मोदी आने वाले 10-15 वर्षों में या 10 वर्षों में, जैसे ज्योतिष कह रहा है, कैसे इसको लागू करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, और हम अपने आप को कब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब हम विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं, डेवलप राष्ट्र के नागरिक हैं। सो लेट्स सी।